हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, किसके हैं? हिंदी के हैं। ये 12th क्लास का पेपर है और देखिए कितना पुराना पेपर है, 2014। तो इसके क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाफ ईयरली आपकी आने वाली है, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है। यूपी वाले भी सुन लें और उत्तराखंड वाले भी सुन लें। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी के हैं ये। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है आपका? 100 नंबर का ये पेपर आता है और कितने 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो गद्यांश तो सॉल्व हम नहीं करेंगे। देखिए मैंने ये पढ़ा दिया, जनसंचार के माध्यम और सांप्रदायिकता क्या है ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें या यहाँ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दूँगी। ये भी मैंने पढ़ा दिया, प्रिंट माध्यम, फीचर, ठीक है। समाचार और फीचर में अंतर भी मैंने बता दिए हैं। वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9वां, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? 6 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको इन तीनों में से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको जो आता है आप बोलिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में करना है। अगर आपको पहला आता है तो आप उत्तर नंबर का लिखें 9वें का, ठीक है। अगर आपको ग आता है तो उत्तर नंबर गा लिखें। अगर आपको खा आता है तो उत्तर नंबर खा लिखें, ठीक है। एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, दोनों को मिला के 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? उसका नाम भक्तिन किसने और क्यों रखा? तो इसका आंसर है, उत्तर है भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था, जिसका अर्थ लक्ष्मी है। जिसका अर्थ क्या है? लक्ष्मी है, जो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। बात का ज्ञान है कि उसके नाम तथा परिस्थिति के बीच का विरोधाभास उसे समाज में बस उपहास का पात्र बनता है। समाज से उसे उपहास के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह लोगों से अपना असली नाम छिपाती थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फर्स्ट क्वेश्चन का। ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी दे गुड़धानी दे कहकर बच्चे बादल से पानी और गुड़धानी दोनों की मांग क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर अब हम पढ़ेंगे। गुड़धानी का अर्थ पाठ के संदर्भ में अनाज से है। किससे है? अनाज। आपको पता है ना अनाज क्या होता है। बच्चे मेघा से पानी की मांग भी करते हैं। मेघा यानी कि बादल से। अनाज जो हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, ठीक है, और दालें हो गई, ये सब अनाज हुए। इसका कारण यह है कि बारिश से प्यास तो बुझती है, सभी को पता है बारिश से क्या प्यास तो बुझती है, पर पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। पेट पानी से नहीं भर सकता ना, उसके लिए तो अनाज की आवश्यकता होगी। अतः वे वर्षा के साथ गुड़धानी अनाज की भी मांग करते हैं। यानी कि जब वर्षा होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो अनाज अच्छा होगा, जिससे हमारा क्या परिवार चलेगा, हमारा पेट भरेगा। इसीलिए बच्चे गुड़धानी यानी कि बारिश की मांग कर रहे हैं मेघा से, ठीक है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्क व उदाहरणों के द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। 12th वाले आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए और सुन लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं आपके बोर्ड पेपर में भी और हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी। और ये भक्तिन वाला और गुड़धानी वाला हर बार ये क्वेश्चन आता है, ऐसा है ही नहीं कि ना है ये क्वेश्चन। तो इनको आप लोग तैयार कर लेना 12th वाले, ओके। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती।
लेखिका का यह कथन पूर्णतया सत्य है। भाई सच है ही ये, किसी जमीन पे लाइन खींचने से तो वो अलग तो नहीं हो जाती ना। तो वही कह रही है यहाँ पे लेखिका। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, का दो भागों में बांट दिया जाता है। हाँ, इससे जमीन व जनता को अलग अलग देश का लेबल मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाता। लोगों को आप ऐसे अलग कर सकते हो राजनीतिक तौर पे, लेकिन आप उनकी भावनाओं को अलग नहीं कर सकते हो। उसका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे प्रत्यक्ष तौर पर उभरकर सामने आ जाती हैं। नमक कहानी में भी शीख बीवी लाहौर को भुला नहीं पाती और नमक जैसी साधारण चीज वहां से लाने की बात कहती है। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म प्रदेश को ही मरते हैं। कोई भी है अपने देश से, अपने घर से, अपने गांव से, अदरवाइज वो बाहर कमाने जाता है तो वो अपनी जन्मभूमि नहीं भूलता है, ना ही वो उससे अलग होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो क्या है, तुरंत ही उसकी भावनाएं सामने आ जाती हैं अपनी जन्मभूमि को लेकर। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है लकीर खींच देने से कोई अलग नहीं हो जाता, या कब्जा किसी का जमा लेने से किसी के घर बार पे तो वो अलग नहीं हो जाता। उसकी भावनाएं सेम रहती ही हैं, वैसी ही रहती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो भावनाएं उभर के सामने आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए अब 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको आंसर कितने देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 के। लेकिन ये कितने नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि आप 2 का आंसर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जूंज से भी पूछता है, किशन से भी पूछता है। ये जो सर बाबू वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किशन दा के अनुरूप यशोधर बाबू ने कुमाऊनियों को अपने घर में क्या क्या सुविधा दी। तो इसका आंसर है, किशनदा जैसे दयालु एवं सामाजिक व्यक्ति ने यशोधर जैसे कई लोगों को अपने घर में सहारा दिया था। यशोधर बाबू को सरकारी विभाग में नौकरी भी उन्होंने ही दिलवाई थी। ठीक है, इसका आंसर मैंने छोटा ही लिखा है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसका आंसर है, पहले वह तुकबंदी करता है, परंतु अभ्यास करने पर वह स्वयं एक अच्छा कवि बन जाता है। आरंभ से सौदल कर उसकी प्रतिभा को निखारने में उसकी सहायता करते हैं। वह नायक को उस समय के कवियों के बारे में बताते हैं, जिससे लेखक के मन में कवियों के प्रति संदेश प्राप्त हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भवता का आडंबर नहीं था, कैसे। तो इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता था, धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर वास्तुकला, मुहावरों, ढप्पियों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उसमें अनुशासन देखा जा सकता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।